नमस्ते। कभी सोचा है कि इतना बड़ा देश हमारा भारत आखिर चलता कैसे है? इसके नियम कानून कहां से आते हैं? तो आज हम बात करेंगे उसी किताब की, भारत का संविधान। और हां, ये कोई बोरिंग कानूनी दस्तावेज नहीं है। असल में ये वो गाइडबुक है जो हम सबकी जिंदगी को एक राह दिखाती है। चलिए मिलकर इसके कुछ पन्ने पलटते हैं। अपनी बातचीत की शुरुआत हम इसी एक पावरफुल फ्रेज से करते हैं, संविधान की आत्मा। आखिर है क्या ये? ये वो ताकत है, वो शक्ति है जो हर नागरिक को दी गई है। मतलब अगर किसी के अधिकारों के साथ कुछ भी गलत हो तो वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। और यही एक आइडिया आप देखेंगे हमारी इस पूरी चर्चा का आधार बनेगा। तो ठीक है, इससे पहले कि हम अधिकारों और कर्तव्यों की गहराई में जाएं, पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा संविधान भारत को कैसे देखता है। मतलब देश की नींव, इसकी बुनियाद किस सोच पर रखी गई है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, संविधान का पहला ही अनुच्छेद कहता है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि हमारे राज्य अलग अलग जरूरी हैं, पर वो अपनी मर्जी से देश से अलग नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे देश की एकता की गारंटी है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो हम सबसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे कर्तव्य क्या हैं। कह सकते हैं कि ये नागरिक और सरकार के बीच के रिश्ते का दिल है। यहां देखिए, नागरिकता के दो पहलू हैं। एक तरफ है मौलिक अधिकार, ये वो गारंटी हैं जो संविधान हमें देता है, और अगर ये पूरे ना हो तो हम इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है मौलिक कर्तव्य, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। इनके लिए कोई सजा तो नहीं है, लेकिन एक बेहतर समाज बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। संविधान का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा वादा है समानता का। जरा सोचिए, जिस देश में सदियों से भेदभाव की जड़ें गहरी थीं, वहां अनुच्छेद 14 से 18 ये पक्का करते हैं कि कानून के सामने सब बराबर होंगे, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके मिलेंगे और छुआछूत जैसी प्रथा को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। ये क्रांति से कम नहीं। फिर आता है स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। इसमें बोलने की आजादी जैसी 6 बड़ी आजादियां शामिल हैं, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये इतना बड़ा और इतना गहरा है कि बाद में शिक्षा के अधिकार को भी इसी के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया। सच कहें तो ये अनुच्छेद हमारी जिंदगी की नींव है। और देखिए, हम फिर से वहीं आ गए। तो सवाल ये है कि अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करे तो यही वो अनुच्छेद है जो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने और अपना हक मांगने की ताकत देता है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे अच्छे शब्द रह जाते। अच्छा, अधिकार तो हमें मिल गए, पर एक नागरिक के तौर पर हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, है ना? तो अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, देश की एकता को बनाए रखना और हमारी सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाना। अब बात करते हैं उन सिद्धांतों की जो सरकार के लिए एक मॉरल कंपास की तरह हैं। ये वो बड़े बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें पाने के लिए हर सरकार को कोशिश करनी चाहिए। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, अगर मौलिक अधिकार वो हैं जो सरकार को करना ही है, तो ये निर्देशक तत्व वो हैं जो सरकार को करना चाहिए। ये एक तरह से देश के लिए एक विजन है, एक सपना है, एक कल्याणकारी, एक वेलफेयर स्टेट बनाने का। और जरा इन लक्ष्यों की रेंज देखिए। एक तरफ ये कहते हैं कि गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद मिलनी चाहिए, तो दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों को और मजबूत करने की बात है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर गोवंश की रक्षा तक कई तरह के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य शामिल हैं। तो ये तो हो गए सिद्धांत और लक्ष्य, लेकिन देश को असल में चलाता कौन है? अब जरा सरकार की बनावट को समझते हैं, केंद्र में भी और राज्यों में भी। तो केंद्र में यानी दिल्ली में सारी ताकत का सोर्स है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। हम जिन्हें चुनते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और उन्हीं से सरकार बनती है। उस सरकार के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री और उनकी टीम होती है मंत्रिपरिषद। यही वो मशीनरी है जो पूरे देश के लिए फैसले लेती है। और मजे की बात यह है कि ठीक यही मॉडल हमें राज्यों में भी दिखता है। जैसे केंद्र में संसद, वैसे ही राज्य में विधानमंडल। जैसे वहां प्रधानमंत्री, वैसे ही यहां मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद।
यही वो ढांचा है जो भारत को एक संघीय देश बनाता है, जहां केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन सोचिए, अगर देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो क्या होगा? या फिर जब वक्त के साथ पुराने कानूनों को बदलने की जरूरत महसूस हो? हमारे संविधान बनाने वालों ने इन सब सिचुएशंस के लिए कुछ बहुत ही जरूरी सेफ्टी वॉल्व भी बनाए हैं। यह है इमरजेंसी के प्रावधान। मुश्किल हालात के लिए संविधान सरकार को कुछ खास ताकतें देता है, जैसे युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, या किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन, या फिर देश में कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाए तो वित्तीय आपातकाल। ये देश को मुश्किल से मुश्किल हालात से निकालने के रास्ते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या जो किताब 70 साल से भी पहले लिखी गई थी वो हमेशा के लिए पत्थर की लकीर है? क्या उसे आज के जमाने के हिसाब से बदला जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। अनुच्छेद 368 हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से संविधान में बदलाव कर सके, और यही बात इस दस्तावेज को एक जीवंत दस्तावेज बनाती है, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं। और आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं, क्या संविधान सिर्फ कुछ पन्नों पर लिखे नियमों की किताब है, या फिर ये एक जीता जागता आइडिया है, एक ऐसा विचार जो लगातार बदलता है, जिसकी नई नई व्याख्याएं होती हैं और जो हम सबके जीवन को हर दिन हर पल एक दिशा देता है?